हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, और ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम अभी इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत सारा है। ठीक है, लगातार हम लोग का अभी जीआईसी का है, यूआईसी एओ है, एनआईसीएल असिस्टेंट है, एनआईसीएल एओ है, और ये सब में से एक ना दो क्वेश्चन मिल ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है। ये इंश्योरेंस सेक्टर का मेन सिद्धांत होता है दोस्तों। इससे सभी को पालन करना होता है, तभी जा कर के इंश्योरेंस सेक्टर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हैं हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में, अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि बोथ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हो सकता है ये वर्ड का मतलब नहीं पता हो, इंश्योर्ड क्या होता है और इंश्योरर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इंश्योरर क्या होता है और इंश्योर, देखिए इंश्योरर और इंश्योर्ड। देखिए दोस्तों क्या होता है कि इंश्योर जो होता है, इंश्योरर, वो इंश्योरेंस कंपनी को ही बोलते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को, और ये इंश्योर्ड जो होता है वो कस्टमर होता है जो इंश्योरेंस परचेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो कहा जाता है कि अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों जब इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस आपस में एग्रीमेंट हो रहा है इंश्योरेंस का, तो दोनों को हर एक बात डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मान लीजिए कि एनआईसीएल है। ठीक है, एनआईसीएल है और ये राम कस्टमर है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ये जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या जो पार्टिकुलर पॉलिसी दे रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, तो उसका पूरा डिस्क्लोज करेंगे। क्या उसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, कितना प्रीमियम लगेगा, मतलब हर एक चीज़ डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसी तरह से राम को भी क्या है कि अपने लाइफ के बारे, मान लीजिए लाइफ गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उन्हें हर चीज़ डिस्क्लोज करना होगा, टोटल हर एक चीज़। ठीक है, अगर नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उस समय क्लेम नहीं मिल सकता है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही था। ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी को आपस में सारी बातें डिस्क्लोज करना होता है, कोई भी बात छुपाना नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस के के में क्या हो सकता है, तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको हो सकता है कि मान लीजिए वो जो बंदा है राम, वो शराब पीता है। ठीक है, और एलआईसी में जाकर वो लाइफ इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, अब ये शराब पीता था लेकिन ये बताया नहीं कि भाई हम शराब पीते थे, और उस कारण से उसका मौत हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, इससे बताना ज़रूरी था कि हम शराब पीते हैं, तो उसी तरह से उसका दूसरा पॉलिसी दिया जाता। ठीक है, तो ये ज़रूरी है बताना। कोई बीमारी था, बड़ा बीमारी, वो छुपाए हुए था, तो उस समय दिक्कत हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है दोनों पार्टी को आपस में हर एक बात डिस्क्लोज करना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए क्या हुआ कि द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ जेन्युइन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस सच एज प्रॉपर्टी और पर्सन लाइफ। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो अगर लाइफ का करवा रहे हैं या कोई वस्तु का करवा रहे हैं, कोई एसेट्स का, ठीक है, तो उसमें अपना जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारा लाइफ अपना होता है। ठीक है, हम अपने जान को बचाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से हम अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि सामने वाला का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा देंगे, उनका अगर टूटता है, फूटता है या कुछ भी होता है, उससे तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए
प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो खुद का होना चाहिए, वो आपका खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए, या उसमें आपका कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, ठीक है, ये ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिएगा कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो उसका जिस चीज़ का लेना चाहता है उसका उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट हो, मतलब उसी का संपत्ति हो, उसी का लाइफ हो, या अपने बच्चों को तो करवा ही सकता हो, तो उसी का ना फैमिली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में एक और है इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज टू रीस्टोर, मतलब पुनः से क्या करना है, इंश्योर करना, रीस्टोर द इंश्योर्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन एज दे वर इन बिफोर द लॉस अकर्ड विदाउट प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल गेन। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, हम इंश्योरेंस करवाते हैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन थीम यही है कि सिर्फ आपका लॉस को रिकवर किया जाएगा। ठीक है, ओनली लॉस रिकवर किया जाएगा। ठीक है, ना कि आपको प्रॉफिट मिलेगा इससे। ठीक है, प्रॉफिट नहीं आप इससे कमा सकते हैं, आपका सिर्फ लॉस रिकवर कर सकते हैं हम लोग इससे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस लिए हुए थे। ठीक है, NICL कंपनी से। ठीक है, आपने कार का इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक है, आपने मान लीजिए कि इंश्योरेंस करवाया था कितना का, 10 लाख का। ठीक है, और अगर आपका हो सके मान लीजिए किसी वजह से कार एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका नुकसान हो गया और गाड़ी का कितना लग रहा है, 6 लाख रुपया। कितना लग रहा है, 6 लाख। तो आप तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना करवाए हैं, 10 लाख, मतलब 10 लाख तक आप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ केस क्या है कि आपका लॉस कितना है, 6 लाख। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6 लाख देगी, ऐसा नहीं कि 10 लाख दे देगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप लॉस नहीं बेयर कर सकते। यही होता है इंडेमनिटी का मतलब, कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि आपको सीधा सीधा बताया गया है कि इंश्योर्ड जो कस्टमर है वो लॉस के पहले जिस स्थिति में था उसको फिर से वही स्थिति में लाना, ना कि उसको प्रॉफिट करना। ठीक है, आपका जितना का नुकसान है उतना ही भरपाई किया जाएगा। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए कि आपने 6 लाख का लिया था। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका 8 लाख का हो गया नुकसान, तो आपको तो समझ में आ ही रहा है कि कंपनी भाई 6 लाख ही देगी, 8 लाख थोड़ी ना देगी। आपने जितना का इंश्योरेंस करवाया था उतने तक का लॉस रिकवर करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग सब जानते हैं कि सब कोई एक पैसा इकट्ठा करता है, कुछ आप दिए, कुछ हम दिए, कुछ वो दिया, तो कोई भी एक पार्टिकुलर रीजन के लिए दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, देखिए, इफ़ द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड with multiple insurers each contributes proportionate amount in case of claim। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही पार्टिकुलर वस्तु का या अपने लाइफ का ही कई अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग बीमा लिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ने 2-3 के साथ अगर एग्रीमेंट किया हुआ है तो हमको जब लॉस होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन भी सब मिल कर देगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने NICL के साथ भी इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए कि UIIC के साथ इंश्योरेंस करवाएं। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने अपना घर का करवाया था। ठीक है, इंश्योरेंस, और मान लीजिए यहाँ से आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ 5 लाख का। ठीक है, मान लीजिए कि आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस हो गया, मान लीजिए कि आपका कितना, 10 लाख का। ठीक है, तो 10 लाख का लॉस हो गया, तो आपने क्लेम किया और NICL के पास गया। ठीक है, NICL के पास गए और बोले कि भाई हमको लॉस हो गया, हमको 10 लाख दे दीजिए। फिर आपने फिर यहाँ UIC के पास गया और वहाँ से भी आपने बोला कि हमें लॉस हो गया, हमें पैसा दे। तो भाई दोनों मिलाकर आपको 15 लाख थोड़ी ना मिल जाएगा दोस्तों, नहीं। कहता है कंट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि आप अगर एक से ज़्यादा इंश्योरेंस
से आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं और एक पार्टिकुलर वस्तु का ही लिए हुए हैं, तो आपको कंट्रीब्यूशन उसी तरह से मिलेगा, दोनों मिल कर देगा। जैसे इसका कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, तो इसका रेशियो निकाला जाता है। जैसे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, जितना का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, 2:1 आएगा दोस्तों। तो उसी अनुसार पैसा आपको देगा, ठीक है। जो जैसे 10 लाख का आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, 10 लाख का नुकसान हुआ है और हमें 2:1 के रूप में NICL और UIC मिलकर पैसा देगा। जैसे तो कितना देगा, तो ये 8 लाख रुपया दे देगा, ठीक है, 8 लाख दे देगा मान लीजिए, और यहाँ दे देगा कितना, 2 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक से ले लीजिए और फिर दूसरा से भी जाकर ले लीजिए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इन्हीं से मांग लीजिए, इनसे भी मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जाकर डायरेक्ट 10 लाख का बीमा तुम करवाए थे, पूरा का पूरा 10 लाख इन्हीं से ले लें और फिर 5 लाख उधर भी ले लें। तो ये पहले भी हम लोग पढ़े थे कि आपका बताया गया था कि आप अब प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ लॉस को रिकवर किया जाता है। और जब कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी इंश्योरेंस कंपनी से आपको लेना पड़ेगा पैसा, और वही मेन थीम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिए हुए हैं, ठीक है, तो जब हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, तो जो सामान होता है स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पे राइट किसका होता है, तो वो सामने थर्ड पर्सन का होता है जो हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, आफ्टर सेटलिंग अ क्लेम द इंश्योरर में take over the rights of remedies of the insured, recover the loss from a third party responsible for the damage। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आपने, आपका कार है, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, अब एक्सीडेंट हो गया तो मान लीजिए 8 लाख का नुकसान जो हुआ तो कंपनी भर दिया, ठीक है। तो जब इसके बाद अब ये कार किसके पास रहना चाहिए, तो इसका कार का राइट अब किसके पास चला गया, कबाड़ है, इसको मान लीजिए बेच करके 50,000 ही आया, तो ये 50,000 रुपया किसको मिलना चाहिए, ये 50,000 किसको मिलना चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी को। तो सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का सबरोगेशन टॉपिक यही बताता है हमें कि आपको जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देता है तो वो लॉस जब रिकवर करवा दिया तो वो जो संपत्ति है वो ले जाएगा और उसको बेच करके जो भी पैसा होगा वो रिकवर करेगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही था इसमें, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉक्सिमेट काउज, मतलब कि मेन क्या कारण है जो भी हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप शिप, समुद्र से आपने माल मंगवा रहे थे जहाज़ से, ठीक है, तो आपने, और वो जहाज़ वाली कंपनी जो थी उसका काम था क्या, इधर से उधर माल को वाहन करना, ठीक है। तो इंश्योरेबल क्या था कि आपने इंश्योरेंस करवाया था जहाज़ वाली कंपनी ने कि अगर डूब जाता है तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, ठीक है। और मान लीजिए कि वहाँ पर किसी तरह का हमला हो गया, ठीक है, कोई दुश्मन आतंकी हमला कर दिए या किसी वजह से उसमें आग लग गया और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका मेन रीज़न क्या है, आपका मेन रीज़न है क्या, आपने तो इंश्योरेंस करवाया था किस चीज़ का, डूबने का, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आग से फायर हो गया, फायर से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपका यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी लॉस बियर नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से लाइफ में बाय द वे आपका, आपने रोड एक्सीडेंट के लिए आपने करवा रखा था कि एक्सीडेंट से मृत्यु अगर होता है तब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा, लेकिन आपका कोई बीमारी के कारण मृत्यु हो गया, ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट काउज क्या है कि बीमारी के कारण हुआ ना कि रोड एक्सीडेंट, तो इस केस में भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा। तो प्रॉक्सिमेट काउज का मतलब यही होता है कि किस कारण से, एक्चुअल में किस कारण से हुआ था और आपने किस कारण के लिए इंश्योरेंस लिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चल, और अंत में दोस्तों
मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द एक्सटेंस ऑफ द लॉस। मतलब क्या कि अगर हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाए हुए हैं तो हमें, हमारा भी ड्यूटी होता है कि उसे हम अपना वस्तु को बचाएं। ऐसा नहीं है कि आग लग गया और छोड़ दिया, अरे अब तो मैं इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, बीमा कंपनी तो हमको पैसा दे ही देगा, तो ये ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप आराम से खड़े होकर देख रहे हैं, आपको उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इस केस में आपका पॉलिसी बेकार हो सकता है, ठीक है। जो मिलना चाहिए था पैसा उतना नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी संपत्ति को बचाने की कोशिश नहीं किया, ठीक है। तो यही था दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के कुछ टॉपिक। और अगर आप चाहते हैं कि इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यू भी किया जाए तो आप हमें कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आने वाला है दोस्तों। तो ऐसा ही वीडियो और भी बनेगा दोस्तों, ठीक है। अभी इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, और भी अगर चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों ज़रूर, क्योंकि हमारा नया चैनल है, ठीक है। जितना शेयर कीजिएगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, उतना ही मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और मैं और भी बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है, बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आपके लिए मैं तो हूँ ही, ठीक है दोस्तों। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।